हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रीफ यूपीएससी। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री एम्स की प्रैक्टिस सीरीज का सेकंड वीडियो है। इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसमें आपने बहुत अच्छे रिस्पांस दिया, तो इसीलिए मैंने सेकंड को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश की है। तो आपको पता है हमारा टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, जो कि रहने वाला था राइज ऑफ मगध, ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन्स एंड मौर्य एज। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस हमारे सेम रहने वाले हैं। आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड्स बिफोर मार्किंग द करेक्ट आंसर एंड आप जो है वीडियो को सिंपली पॉज कीजिएगा और अपना आंसर को चूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, विद रेफरेंस टू द राइज ऑफ मगध कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, Magad possessed rich deposits of iron ore in its vicinity. Second, the river system facilitated trade and communication. And third, the kingdom was protected by the Vindhya ranges on all sides. Which of the statements given above are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मगध की जो लोकेशन थी वो साउथ रीजन ऑफ बिहार में थी, ठीक है, जहाँ पर आयरन ओर के बहुत अच्छे डिपॉजिट्स थे, जिसकी वजह से मगध को ग्रो होने में बहुत अच्छी हेल्प मिली थी। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। रिवर नेटवर्क सिस्टम भी बहुत अच्छा था मगध की जो लोकेशन थी, जिसकी वजह से उसको ट्रेड एंड कम्युनिकेशन दोनों में बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हुई। तीसरी चीज़ कि विंध्या रेंजेस से वो प्रोटेक्टेड था, ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है, क्योंकि विंध्या तो एमपी में पाया जाता है एंड जो मगध था वो उस वक्त प्रेजेंट डे बिहार में है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध। फर्स्ट बिंबिसार, सेकंड अजातशत्रु, थर्ड महापद्मनंदा, फोर्थ उदयन। अरेंज द अबव रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 4 3। सबसे पहले आते हैं बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, देन उदयन एंड देन महापद्मनंदा। बिंबिसार का जो करीब 544 से 492 बीसी के अराउंड जो था वो रूलिंग पीरियड था। देन अजातशत्रु का 492 से 460 बीसी के अराउंड पे रूल था एंड उदयन का 460 टू 44 बीसी एंड महापद्मनंदा का अराउंड 413 बीसी से जो है वो रूलिंग पीरियड जो है स्टार्ट होता है। Question third, which of the following statements is or are not correct regarding Bimbisar? First, he belonged to the Haryanka dynasty. Second, he annexed Anga into Magad. And third, he shifted the capital from Rajgir to Patliputra. Select the correct answer using the code below. ध्यान दीजिएगा, हमसे यहाँ पे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट। जब भी कभी स्टेटमेंट में इस टाइप की चीज़ें आती हैं क्वेश्चन में, तो ध्यान अच्छे से इन वर्ड्स को जो अच्छे से आंखों में बिल्कुल कैप्चर कर लीजिएगा कि हमसे करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि बिंबिसार हरियांगा डायनेस्टी में बिलोंग करते थे, साथ ही साथ उन्होंने अंगा को मगध में इंक्लूड कर लिया था। और रही बात कैपिटल शिफ्टिंग की, तो ये उन्होंने नहीं किया था, ये उदयन ने किया था। उदयन ने कैपिटल राजगृह को पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। Question 4. With reference to the Nanda dynasty, consider the following statements. Mahapadmananda is described in the Purans as the destroyer of Kshatriyas. Second, the Nandas maintained a large standing army. Third, the last Nanda ruler was defeated by Chandragupta Maurya with the guidance of Chanakya. Which of the statements given above are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। महापद्मनंदा को पुराण में डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास कहा गया है। अब कौन से पुराण, जैसे आपका विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, इन सभी में जो है इनको एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास कहा गया है। नंदास की जो थी एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, ये हमको पता है। एंड जो लास्ट रूलर थे घनानंद, उनको किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु चाणक्य। क्वेश्चन फिफ्थ, consider the following statements regarding the Achaemenid Iranian invasion of India. First, Darius first annexed parts of northwestern India into the Persian Empire. Second, Gandhar was one of the provinces under Achaemenid rule. And third, the Persians introduced the Kharoshti script, which was written from left to right. Which of the statements given above is or are not correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ओनली। ध्यान दीजिए, हमसे यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है।
इसलिए हमारा सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि खरोष्टी स्क्रिप्ट को लेफ्ट से राइट नहीं लिखा जाता है, राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। हमारा बाकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, क्योंकि डेरियस फर्स्ट ने जब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को एनेक्स किया था वो किस ईयर में किया था, 516 BC में। ठीक है, तब इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था इंडिया का उस वक्त का, उसको अपने पर्शियन एम्पायर में इंक्लूड कर लिया था। गांधार भी जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में था, जिसकी वजह से वो भी उनके एम्पायर में इंक्लूड कर लिया गया था। Question 6. Which one of the following is considered the most significant long-term impact of the Persian occupation of northwestern India? A. Introduction of Buddhism into India. B. Spread of satrap yani provincial administration and artistic influences. C. Construction of the Grand Trunk Road. And D. Beginning of the Gupta era. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेड ऑफ सत्रापी सिस्टम। देखिए सत्रापी सिस्टम में क्या होता था, ये आपका एम्पायर है, उसको अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस में जो है डिवाइड कर दिया ताकि आसानी से रूलिंग की जा सके। ये वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में पर्शियन इन्फ्लुएंस की वजह से आया। क्वेश्चन 7, with reference to Alexander's invasion of India, consider the following statements. First, Alexander defeated King Porus in the Battle of Hydaspes. Second, Alexander crossed the Bice River. Second, Alexander crossed the Bias River and entered the Gangetic Plains. Third, Alexander founded several cities in the conquered territories. Which of the statements given above are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। किंग पोरस को हराया था इन द बैटल ऑफ हेडस्पेस। अभी हेडस्पेस किस रिवर का नाम था, ये था झेलम का। ठीक है, लेकिन झेलम का जो ओरिजिनल एंशिएंट नेम था वो था विताष्ठा। ठीक है, झेलम के अलावा और भी कई रिवर्स हैं जिनके एंशिएंट नाम थे, उन एंशिएंट नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे एक ब्यास रिवर का मेंशन हुआ है, ब्यास का जो एंशिएंट नेम था वो था बिपाशा। ठीक है, ऐसी सतलज था, सतलज का सतुद्री था, चेनाब का अश्कनी था, ऐसे नाम से सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर ने ब्यास रिवर को क्रॉस किया था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ब्यास रिवर के बाद अलेक्जेंडर के जो सैनिक थे वो सभी थक चुके थे वॉर की वजह से, जिसकी वजह से दे रिफ्यूज टू मूव अहेड फर्दर एंड देन अलेक्जेंडर डिसाइड किया कि वो वहाँ से रिटर्न होगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि जैसे जैसे अलेक्जेंडर ने टेरिटरीज कंकर करना शुरू किया था, उसने वहाँ पे काफ़ी सारी सिटीज़ को फाउंड भी किया था, जिसमें से एक का नाम था अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, क्वेश्चन 8, consider the following statements regarding the consequences of Alexander's invasion. First, it directly led to the establishment of the modern empire. Second, it opened new land and sea routes between India and West. And third, Greek accounts became an important source for reconstructing early Indian history. Which of the statements given above are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। हमारा जो पहला स्टेटमेंट था कि अलेक्जेंडर की इन्वेजन से डायरेक्ट मौर्यन एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि उस वक्त किसका रूल चल रहा था, नंदा डायनेस्टी का, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। सेकंड था कि अलेक्जेंडर की इन्वेजन की वजह से न्यू लैंड एंड सी रूट ओपन हो गए थे इंडियन वेस्ट की वजह से, तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि काफ़ी सारे ग्रीक अकाउंट्स की हेल्प से इंडिया की जो अर्ली हिस्ट्री थी उसको कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिली थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एरियन थे, प्लूटार्च थे, इवन जो कर्टियस थे, उनकी भी जो अकाउंट्स उसमें एंशिएंट इंडिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस वक्त की जो है आपको मिल जाएंगे। बाकी मेगास्थनीज की इंडिका है, इन सब के नाम तो हमने ऑलरेडी सुने हुए हैं। क्वेश्चन 9, विद रेफरेंस टू द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, Samahart was responsible for the assessment and collection of revenue. Second, Sannidhat was the custodian of the royal treasury. And third, according to Arthashastra, provincial governors were known as Kumars or Adiputras. Which of the statements given above are correct? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3, ये सभी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। समाहर्त जो थे वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, सन्निधाता जो थे वो रॉयल ट्रेजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, एंड जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे उनको कुमार या आर्यपुत्रास बोला जाता था। क्वेश्चन 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेगास्थनीज एंड हिज अकाउंट ऑफ इंडिया। First, Megasthenes visited India during the reign of Chandragupta Maurya. Second, his work Indica survives only in quotations preserved by later classical writers. And third, Megasthenes described Patliputra as being surrounded by a wooden palisade. Which of the statements given above is or are correct?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3, ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे विजिट किया था इंडिया में। ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर। वर्क जो था ग्रीक में वो था इंडिका, जो कि अब सिर्फ फ्रेगमेंट्स में ही बचा हुआ है। पुत्र को काफी अच्छे डिस्क्राइब उन्होंने अपने वर्क इंडिका में जो है क्या हुआ था। जैसे कि उन्होंने पाटलिपुत्र को पाली बोथरा भी बोला हुआ था, मतलब होता है कि सिटी विद गेट्स या सिटी सराउंडेड विद गेट्स। 11th, which of the following statements is or are not correct regarding Ashoka's Dhamma? First, it aimed at promoting ethical conduct and social harmony. Second, it prescribed Buddhism as the compulsory religion of the empire. And third, it emphasized respect for all religious sects. Select the correct answer using the code below. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ओनली। हमसे यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था अशोका धम्म के बारे में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि अशोका के धम्म ने एथिकल कंडक्ट एंड सोशल हार्मनी को प्रमोट किया था। साथ ही साथ सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करने की बात उसमें कही गई थी। और हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को बिल्कुल भी इम्पोज नहीं किया था। एवरीबडी वॉज फ्री टू फॉलो देयर ओन हार्ट्स एंड दे कैन फॉलो एनी रिलीजन व्हाटएवर दे वांट। Question 12. With reference to Ashokan inscriptions, consider the following statements. First, the Musky inscription was the first inscription in which Ashoka's personal name appeared. Second, Major Rock Edict 13th refers to the Kalinga War and its consequences. Third, the Babru Edict mainly deals with Ashoka's policy towards neighboring kingdoms. Which of the statements given above are correct? The correct answer है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। मस्क की इंस्क्रिप्शन सबसे पहली इंस्क्रिप्शन थी जिसमें अशोक का ओरिजिनल नेम को मेंशन किया गया था। अदरवाइज उनके जो दूसरे पिलर्स थे उसमें उनको एज अ देवनाम प्रियदासी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था। जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें मेजर रॉक एडिक्ट 13th के बारे में बात की गई है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इस वाले रॉक एडिक्ट में कलिंग वॉर के बाद जो इमोशनल बोल सकते हैं या जो गिल्ट उनके मन में आ चुका था उस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट था बाबरू एडिक्ट के बारे में, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इस वाले एडिक्ट में नेबरिंग किंगडम्स के बारे में बात नहीं की गई है, बुद्धिज्म के बाद टीचिंग्स के बारे में जो है बात की गई है। Question 13. Consider the following pairs. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सभी के सभी करेक्टली मैच्ड हैं। समाहर्त कौन थे? जो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सन्निधाता जो रॉयल ट्रेजरी के रिस्पॉन्सिबल थे। एंड धम्म महात्मा जो कि अशोक ने अपॉइंट किए थे धम्मास को प्रमोट करने के लिए। Question 14. With reference to the Mauryan Empire, consider the following statements. First, Chandragupta Maurya defeated Seleucus' first Niketer. Second, as part of the treaty, Seleucus received 500 war elephants from Chandragupta. And third, Megasthenes was sent as the Greek ambassador after this treaty. Which of the statements given above are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3, ये सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर को हराया था और ये वॉर करीब 305 BC के अराउंड पे जो है वो हुआ था। ठीक है, इस वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन होती है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस फर्स्ट के बीच में, जिससे जो टेरिटरीज चंद्रगुप्त मौर्य ने कैप्चर करी थी सेल्यूकस ने उनको दे दिया था। एंड इन रिटर्न चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 वॉर एलिफेंट्स दिए थे। एंड मेगास्थनीज को एज अ ग्रीक एम्बेसडर के तौर पर ट्रीटी के बाद सेंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। Question 15. Consider the following statements regarding modern art and architecture. First, the polished finish on modern pillars is regarded as a distinctive feature of modern art. Second, the lion capital at Sarnath served as the inspiration for the national emblem of India. Then third, most modern pillars were constructed from several stone blocks joined together. Which of the statements given above is or are not correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमसे यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए वो करेक्ट आंसर है। क्योंकि मॉडर्न पिलर जो थे वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हुआ करते थे। अब मोनोलिथिक से मतलब है कि एक सिंगल स्टोन होता था, उसी में जो ये लोग कार्विंग करते थे, ब्लॉक वाइज ब्लॉक वो जुड़ते नहीं थे। स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था कि मॉडर्न पिलर्स की जो पॉलिश्ड फिनिश थी वो उसका डिस्टिंक्टिव फीचर था, जो कि किसका इन्फ्लुएंस था?
ईरानियन इन्फ्लुएंस था। एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है कि जो सारनाथ में लॉइन कैपिटल है उसको एज इंस्पिरेशन यूज़ किया गया है फॉर द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वन ओनली। बराबर केव जो थी या आजीविका सेक्ट को डोनेट की थी किसने? अशोक ने एंड उनके जो ग्रैंडसन थे दशरथ मौर्य, उन्होंने। ठीक है। नागार्जुन केव्स ये महायान से रिलेटेड नहीं है, ये भी आजीविका को ही डोनेट किया गया था। एंड जो कार्ले केव्स है ये भी मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड नहीं, ये सतवाहना से रिलेटेड है। ठीक है। 13th, arrange the following events in chronological order. First, Alexander's invasion of India. Second, Seleucid-Mauryan treaty. Third, Kalinga war. And fourth, Chandragupta Maurya accession. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1423। सबसे पहले अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ अराउंड 326 BC। ठीक है। देन उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का एक्सेशन होता है टू थ्रोन इन 322 BC। उसके बाद सेल्यूसिड मौर्यन ट्रीटी होती है इन 305 BC। एंड उसके बाद कलिंग वॉर होता है 261 BC। ठीक है, रिमेंबर दैट। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। 15th, which of the following statements best explains why Ashoka's inscriptions are regarded as an important historical source? A. They provide a complete biography of Ashok. B. They were composed only in Sanskrit. C. They are contemporary records reflecting the ruler's own policies and ideals. And D. They deserve the entire administrative system in detail. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं? अशोक जिस टाइम पे रह रहे थे वो क्या कर रहे थे, पॉलिसीज वो अडॉप्ट कर रहे थे, किन किन चीज़ों में वो अपना इंटरेस्ट कर रहे थे, वो सभी चीज़ें जो उनके इंस्क्रिप्शंस में उस वक्त की रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके टाइम के बारे में अगर आपको जानना है तो उन इंस्क्रिप्शंस को बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है। Question 19th, with reference to Ashok's inscription, consider the following statements. First, major rock edicts were engraved only in Prakrit. Second, the Kandahar inscriptions include Greek and Aramaic versions. Third, separate rock edicts are mainly associated with the administration of Kalinga. Which of the statements given above are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 and 3 ओनली। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि मेजर रॉक एडिक्ट्स प्राकृत लैंग्वेज में नहीं लिखे गए हैं, वो ग्रीक एंड अरामाइक में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट था कि कांदाहार इंस्क्रिप्शन में ग्रीक एंड अरामाइक वर्जन है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि सेपरेट रॉक एडिक्ट्स जो है वो कलिंग के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे। अब सेपरेट रॉक एडिक्ट्स में आप इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, एक है आपका धौली और दूसरा था जौगोड़ा। ठीक है। इसमें जो इन दोनों रॉक एडिक्ट्स में कलिंग के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेंशन किया गया है। Question 20th, with reference to the sources of Mauryan history, consider the following. First, Arthashastra. Second, Indica. Third, Ashokan inscriptions. Fourth, Mudra Rakshas. Which of the above are considered contemporary or near contemporary sources for studying the Mauryan period? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 and 3। अर्थशास्त्र, इंडिका एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन ये तीनों कंटेम्प्रेरी या नियर कंटेम्प्रेरी अच्छे सोर्सेस है टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न हिस्ट्री। एंड आपको जो मुद्रा राक्षस है ये विशाखा दत्त ने प्ले लिखा था। किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। ठीक है। और ये एक संस्कृत में लिखा हुआ प्ले है। आपका जो भी स्कोर आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारा टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट सैटरडे के लिए इंडो ग्रीक्स, शाक्स, कुशान्स, रिलीजियस डेवलपमेंट एंड स्कूल्स ऑफ आर्ट। स्कूल्स ऑफ आर्ट में लाइक आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, ये चीज़ें उसमें होंगी। अगर आपको आज का कंटेंट भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।